आदृश्य ये बोलकर फिर से आदिति के सीने को कभी किस करता कभी सक करता। आदृश्य आदिति के सीने को छोड़कर आदिति के बेली बटन पर आ जाता है और वहां पर किस करने लग जाता है। आदिति का माइंड बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था वो कहाँ है। आदृश्य धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है और आदिति के लोअर अंडरगारमेंट्स को निकल देता है। आदृश्य आदिति की लोअर बॉडी को देखता है और वहां पर एक लाइट किस कर देता है, जिसे आदिति को एक अलग ही एहसास हुआ था, जिसे वो बता नहीं सकती थी। आदृश्य आदिति की लोअर बॉडी के सेंसिटिव जगह पर किस करता है और सक करता है, जिसे आदिति की आहें निकल रही थी। आदिति को एक अलग ही खुश का एहसास हो रहा था, लेकिन वो उसे शब्दों में नहीं बता सकती थी। आदृश्य अपने मन का करने के बाद आदिति को देखता है, जिसके चेहरे पर बेचनी थी। आदृश्य अपने बचे हुए कपड़ों को भी निकाल देता है और आदिति के ऊपर आ जाता है। आदृश्य आदिति की गर्दन को चूमते हुए बोला, बेबी कोई तकलीफ हो तो मुझे रोक देना। आदिति हाँ, मैं सर हिला देती है। आदृश्य आदिति की गर्दन से सर निकलकर आदिति के चेहरे को दिखता है। आदिति की आंखें बंद थी। आदृश्य बोला, बेबी मुझे देखो, अपनी आंखें खोलो। आदिति ना, मैं सर हिला देती है। आदृश्य बोला, प्लीज आंखें खोलो। आदिति बोली, मुझे शर्म आ रही है। आदिति को चेहरा शर्म से लाल था। आदृश्य के रिक्वेस्ट पर आदिति अपनी आंखों को खोलती है और आदृश्य को देखती है। आदृश्य आदिति की आंखों में देखते हुए ही उसे आगे बढ़ने की परमिशन लेता है। आदिति अपनी पलकें झपका देती है। आदिति की परमिशन मिलते ही आदृश्य आगे बढ़ता है। आदृश्य जैसे ही आगे बढ़ता है, आदिति की चीख निकल जाती है और आदृश्य रुक जाता है। आदृश्य आदिति को देखता है, जिसका चेहरा दर्द से पीला लग रहा था और आदिति की आंखों से आंसू बहने लग रहे थे। आदृश्य आदिति के माथे को चूमकर उसे दूर होता है, लेकिन आदृश्य को दूर होते देखकर आदिति ना, मैं सर हिला देती है। आदृश्य आदिति के सर को सहलाते हुए बोला, तुम अभी इन सब के लिए रेडी नहीं हो। तुम्हारी बॉडी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसलिए अभी हम रहने देते हैं। आदिति बोली, नहीं आदृश्य कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। आदृश्य जानता था कि कादिरी उसकी खुश के लिए ये सब बोल रही है। आदृश्य कुछ बोलता उसे पहले ही आदिति आदृश्य को शांत कर बोली, मुझे कुछ नहीं सुना है। आदृश्य बोली, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम जिद मत करो। आदिति बोली, नहीं मुझे अभी कर है। आदृश्य आदिति की जिद पर कुछ नहीं बोल सकता था। आदृश्य फिर से आदिति के ऊपर आ जाता है और अपनी बॉडी आदिति की बॉडी में एंटर करता है। आदिति को काफी दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो ये बताकर आदृश्य को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। आदृश्य आदिति को अब धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास दिलाने लगता है, जिसे आदिति की मीठी आहें निकल रही थी, जिसे आदृश्य और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट में आदिति को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। लगभग 1 घंटे बाद आदिति आदृश्य को रोकते हुए बोली, आदृश्य मैं थक गई हूँ और मुझे से भी होगा। आदृश्य आदिति के चेहरे को देखता है, जो पसीने से लथपथ था और बिल्कुल लाल हो चुका था। थकान आदिति के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आदृश्य का मन तो था आदिति को और प्यार करने का, लेकिन आदिति थक चुकी थी, इसलिए आदृश्य अपने मन को कंट्रोल कर आदिति के साइड में लेट जाता है और आदिति से बोला, तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आदिति थकान से ना में सर हिला देती है और वही सो जाती है। आदृश्य आदिति के माथे पर एक किस कर एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम में चला जाता है और 10 मिनट बाद आता है तो देखता है कि आदिति गहरी नींद में जा चुकी थी। आदृश्य आदिति को उसकी नाइटी पहनाता है और फिर अपने कपड़े पहनकर आदिति को आद्विक के पास सुला देता है। आदृश्य भी वही आदिति के पास सो जाता है। सुबह आदिति की आंखें थोड़ा लेट खुलती है। आदिति देखती है कि आदृश्य अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। आदृश्य जो मिरर में अपने बाल कॉम्ब कर रहा था, आदिति को उठा देखकर आदिति के पास आता है और उसे होठों पर एक लाइट किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। आदिति भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग माय लव। आदृश्य आदिति के सर को सहलाते हुए बोला, तुम आज रेस्ट करना, ऑफिस मीरा संभाल लेगी। आदिति अपनी जगह से उठते हुए बोली, नहीं मुझे आज कुछ डिजाइन कंप्लीट करने के बाद ड्रेस को रेडी करवाने के लिए बोलना है। आदृश्य आदिति को रोकता है, लेकिन आदिति जैसे ही अपने एक कदम रखती है, उसकी आंख निकल जाती है और वो फिर से बिस्तर पर बैठ जाती है। आदृश्य बोला, आदिति तुम आज रेस्ट करो। आदिति हाँ में सर हिला देती है और फिर से लेट जाती है।
तभी आदिति को आद्विक का ध्यान आता है और वो आद्विक की साइड देखती है तो आद्विक वहां नहीं था। आदर्श से बोली आद्विक कहाँ है? आदर्श बोला आद्विक को घर की मैथ्स रेडी कर रही है। आदिति हाँ में सर हिला देती हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि आद्विक रूम में भागते हुए आया। आद्विक के कदमों की आवाज सुन आदर्श आदिति से दूर हो जाता है क्योंकि वो आदिति के काफी ज्यादा करीब बैठा हुआ था। आद्विक आदिति को बेड पर लेटे हुए देखकर आदिति के पास जाता है और बोला मम्मा आप ठीक है? आप इतनी तक सो रही हैं, क्या आपको बुखार आ गया? आदिति आद्विक को अपने गले से लगाते हुए बोली नहीं बेटा, मम्मा थक गई है, वो कितना काम करती हैं, इसलिए आज मम्मा की छुट्टी है। आज मम्मा आद्विक के स्कूल से आने के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। आद्विक आदिति के गाल पर किस करते हुए बोला आई लव यू मम्मा, मैं जल्दी से स्कूल से आता हूँ, फिर हम लोग खेलेंगे, बाय मम्मा। फिर आदर्श को देखकर बाय डैड। आदर्श भी एक मुस्कान के साथ बाय बोलता है और आद्विक रूम से चला जाता है। आदर्श आदिति के पास आते हुए बोला अच्छा मैं भी चलता हूँ, मुझे आद्विक को स्कूल छोड़ना है। आदर्श आदिति के पास आता है और आदिति के होठों पर अपने होंठ रख कर चूमने लग जाता है। आदिति आदर्श को रोकते हुए बोली आदर्श मैंने अभी माउथ वॉश नहीं किया है। आदर्श तो आदिति को किस करने में लगा हुआ था। आदिति भी आदर्श का साथ देती है और कुछ देर किस कर आदर्श आदिति को छोड़ देता है और बोला अपना ध्यान रखना, और आदिति की तरफ आंख मारते हुए बोला रात को हम लोग खेलेंगे इसलिए ज्यादा थकना मत। आदिति शर्मा जाती है और आदर्श वहां से चला जाता है। आदर्श से बोली आद्विक कहाँ है? आदर्श बोला आद्विक को घर की मैथ्स रेडी कर रही है। आदिति हाँ में सर हिला देती हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि आद्विक रूम में भागते हुए आया। आद्विक के कदमों की आवाज सुन आदर्श आदिति से दूर हो जाता है क्योंकि वो आदिति के काफी ज्यादा करीब बैठा हुआ था। आद्विक आदिति को बेड पर लेटे हुए देखकर आदिति के पास जाता है और बोला मम्मा आप ठीक है? आप इतनी तक सो रही हैं, क्या आपको बुखार आ गया? आदिति आद्विक को अपने गले से लगाते हुए बोली नहीं बेटा, मम्मा थक गई है, वो कितना काम करती हैं, इसलिए आज मम्मा की छुट्टी है। आज मम्मा आद्विक के स्कूल से आने के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। आद्विक आदिति के गाल पर किस करते हुए बोला आई लव यू मम्मा, मैं जल्दी से स्कूल से आता हूँ, फिर हम लोग खेलेंगे, बाय मम्मा। फिर आदर्श को देखकर बाय डैड। आदर्श भी एक मुस्कान के साथ बाय बोलता है और आद्विक रूम से चला जाता है। आदर्श आदिति के पास आते हुए बोला अच्छा मैं भी चलता हूँ, मुझे आद्विक को स्कूल छोड़ना है। आदर्श आदिति के पास आता है और आदिति के होठों पर अपने होंठ रख कर चूमने लग जाता है। आदिति आदर्श को रोकते हुए बोली आदर्श मैंने अभी माउथ वॉश नहीं किया है। आदर्श तो आदिति को किस करने में लगा हुआ था। आदिति भी आदर्श का साथ देती है और कुछ देर किस कर आदर्श आदिति को छोड़ देता है और बोला अपना ध्यान रखना, और आदिति की तरफ आंख मारते हुए बोला रात को हम लोग खेलेंगे इसलिए ज्यादा थकना मत। आदिति शर्मा जाती है और आदर्श वहां से चला जाता है। सभी के जाने के बाद आदिति फ्रेश होती है और मीरा को कॉल करती है। मीरा आदिति को कॉल पिक पर बोली आदिति तुम कब तक आओगी? आदिति मीरा से बोली मीरा आज वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मीरा आदिति की तंग खींचते हुए बोली क्या आदर्श जीजू ने तुझे इतना प्यार किया कि तेरी तबीयत बिगड़ गई? आदिति ऐसा नहीं है। मीरा आदिति शर्मा रही थी। मीरा बोली तू शर्मा रही है? आदिति हैरान थी कि मीरा को कैसे पता कि वो शर्मा रही है। आदिति बोली मीरा तुझे ही आज सभी काम संभालने हैं और हाँ सभी चीजों की अपडेट्स में देना। शाम को दोनों कुछ कर और बात कर कॉल कट कर देती हैं। ऐसे ही दिन निकल जाता है और आद्विक के स्कूल से अपने का टाइम हो जाता है। आदिति आद्विक को स्कूल से लेने के लिए जाती है और घर आकर आदिति और आद्विक दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और रात को डिनर कर आद्विक आदिति की गोद में सो जाता है। आदिति आद्विक को रूम में सुला देती है और आदर्श का वेट करने लगती है। आदिति को आदर्श का वेट करते हुए लगभग रात के 10 बज गए थे, लेकिन आदर्श अभी तक नहीं आया था। आदर्श का फोन भी नहीं लग रहा था। आदिति को आदर्श की फिक्र हो रही थी। आदिति आदर्श का वेट करते हुए हॉल के सोफे पर ही सो जाती है। रात के लगभग 12 बजे आदर्श घर वापस आता है। आदर्श के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। आदर्श जैसे ही हॉल में आता है तो उसे सोफे पर आदिति सोई हुई दिखती है। आदिति को देखकर आदर्श के चेहरे जो रूड एक्सप्रेशन थे
वो गायब हो जाते हैं और एक मुस्कान आ जाती है। आदर्श वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। आदिति को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर चला जाता है और बेड पर आद्विक के बगल में लिटा देता है। आदिति आज काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए उसे होश ही नहीं था। आदर्श चेंजिंग रूम में कपड़े पहने चला जाता है और कपड़े पहनकर आदिति के पास ही लेट जाता है। सुबह आदिति की आंखें खुलती है तो वो अपने बगल में सोए हुए आदर्श को देखती है और धीरे से बोली, ये कब आए, मुझे पता क्यों नहीं चला। मुझे लगता है रात को रात आए थे, इसीलिए अब तब सो रहे हैं। आदिति उठकर वॉशरूम में चली जाती है। आदर्श सो रहा था कि आदिति का फोन बजता है, जिसे आदर्श की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि आदिति का फोन बज रहा है। आदर्श आदिति को इधर उधर देखता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। आदर्श वॉशरूम के डोर को नॉक करता है और आदिति को आवाज लगाता है कि डैड का फोन आ रहा है। आदिति बोली, मैं अभी आ रही हूँ। आदिति कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर बाथरोब पहनकर निकालती है। आदर्श आदिति को बाथरोब में देखकर एक नज़र बेड पर देखता है, जहां पर आद्विक सो रहा था। ये देखकर वो अपने मन के ख्यालों को साइड रखकर वॉशरूम में चला जाता है। आदिति अपने फोन के पास जाती है और अपने डैड के पास कॉल करती है। आदिति के डैड आदिति से उसका हालचाल पूछते हैं और आद्विक को उनके पास छोड़ने के लिए बोलते हैं। राकेश जी का मन आद्विक से मिलने का कर रहा था, इसीलिए वो आद्विक को अपने पास बुला रहे थे। भले ही अधिक को उनसे दूर हुए 2 ही दिन हुए थे, लेकिन वो काफी टाइम से आद्विक और आदिति से दूर रहे थे, इसीलिए वो अब आद्विक को अपने से दूर नहीं कर सकते थे। आदिति बोली, ठीक है डैड। कुछ देर बाद कर कॉल कट हो जाता है। अब तक आदर्श भी वॉशरूम से आ चुका था। एक मैड आद्विक को रेडी करने के लिए ले गई थी। आदिति कॉल कट कर चेंजिंग रूम में जा ही रही थी कि आदर्श आदिति के हाथ को पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आदिति आदर्श के इस एक्शन से थोड़ा डर जाती है। आदर्श जैसे ही हॉल में आता है तो उसे सोफे पर आदिति सोई हुई दिखती है। आदिति को देखकर आदर्श के चेहरे जो रूड एक्सप्रेशन थे वो गायब हो जाते हैं और एक मुस्कान आ जाती है। आदर्श वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। आदिति को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर चला जाता है और बेड पर आद्विक के बगल में लिटा देता है। आदिति आज काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए उसे होश ही नहीं था। आदर्श चेंजिंग रूम में कपड़े पहने चला जाता है और कपड़े पहनकर आदिति के पास ही लेट जाता है। सुबह आदिति की आंखें खुलती है तो वो अपने बगल में सोए हुए आदर्श को देखती है और धीरे से बोली, ये कब आए, मुझे पता क्यों नहीं चला। मुझे लगता है रात को रात आए थे, इसीलिए अब तब सो रहे हैं। आदिति उठकर वॉशरूम में चली जाती है। आदर्श सो रहा था कि आदिति का फोन बजता है, जिसे आदर्श की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि आदिति का फोन बज रहा है। आदर्श आदिति को इधर उधर देखता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। आदर्श वॉशरूम के डोर को नॉक करता है और आदिति को आवाज लगाता है कि डैड का फोन आ रहा है। आदिति बोली, मैं अभी आ रही हूँ। आदिति कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर बाथरोब पहनकर निकालती है। आदर्श आदिति को बाथरोब में देखकर एक नज़र बेड पर देखता है, जहां पर आद्विक सो रहा था। ये देखकर वो अपने मन के ख्यालों को साइड रखकर वॉशरूम में चला जाता है। आदिति अपने फोन के पास जाती है और अपने डैड के पास कॉल करती है। आदिति के डैड आदिति से उसका हालचाल पूछते हैं और आद्विक को उनके पास छोड़ने के लिए बोलते हैं। राकेश जी का मन आद्विक से मिलने का कर रहा था, इसीलिए वो आद्विक को अपने पास बुला रहे थे। भले ही आद्विक को उनसे दूर हुए 2 ही दिन हुए थे, लेकिन वो काफी टाइम से आद्विक और आदिति से दूर रहे थे, इसीलिए वो अब आद्विक को अपने से दूर नहीं कर सकते थे। आदिति बोली, ठीक है डैड। कुछ देर बाद कर कॉल कट हो जाता है। अब तक आदर्श भी वॉशरूम से आ चुका था। एक मैड आद्विक को रेडी करने के लिए ले गई थी। आदिति कॉल कट कर चेंजिंग रूम में जा ही रही थी कि आदर्श आदिति के हाथ को पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आदिति आदर्श के इस एक्शन से थोड़ा डर जाती है और आदर्श के कंधे पर मारते हुए बोली, ऐसे कौन डराता है। आदर्श आदिति के लिप्स पर किस करते हुए बोला, मैं डराता हूँ, और आदिति की आंखों में देखने लग जाता है। आदिति भी आदर्श को देख रही थी। तभी आदर्श को फोन बजता है और दोनों होश में आ जाते हैं।
आदर्श चेंजिंग रूम से निकलकर कॉल पिक करता है। ये कॉल आदर्श की मॉम का था। आदर्श कॉल पिक कर अपने कान से लगाता है। उधर से आदर्श की मॉम की आवाज आती है। वो आदर्श के ऊपर गुस्से से चिल्ला रही थी क्योंकि उन्हें आज पता चला था कि आदर्श ने आदिति से शादी कर ली। इसलिए आदर्श की मॉम आदर्श से गुस्सा था। आदर्श की मॉम आदर्श को घर आने के लिए बोल रही थी। आदर्श बोला, मॉम आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैंने शादी कर ली है। आदर्श की मॉम गुस्से में बोली, आदि हमने आपको कितनी बार बोला था कि वो लड़की सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उस लड़की से शादी कर ली। आप जानते हैं कि हमने माया और आपकी शादी के बारे में सोचा हुआ था। आदि आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? माया आपके बच्चे की माँ है और आपने उनसे शादी करने के बजाय किसी एरी गेरी लड़की से शादी कर ली। आदर्श आदिति के लिए एरी गेरी लड़की सुनकर थोड़े गुस्से से बोला, मॉम अब वो मेरी पत्नी है, आप उसे ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। अब वो कानूनी तौर पर मिसेज आदिति आदर्श राठौड़ है। आदर्श के गुस्से को देखकर आदर्श की मॉम को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो आदर्श की जिद को जानती थी कि एक बार उसने जो कुछ डिसाइड कर लिया उसे वो किसी भी हालात में करके ही मानता है। इसलिए जया जी को आदर्श और आदिति को दूर करने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। जया जी आदर्श को प्यार से बोली, ठीक है आदि, हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन अब आपने शादी कर ही ली है तो अब हम सब की आदिति को अपनी घर की बहू माना ही होगा। इसलिए आप हमारी बहू को लेकर राठौड़ मैंशन आ जाइए। आदर्श अपनी मॉम को बात बदलते सुनकर हैरान था, लेकिन उसे लगा कि उसकी मॉम ने आदिति एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। आदिति कपड़े पहनकर बाहर आ चुकी थी। आदर्श आदिति को अपनी गोद में उठाकर खुशी से बोला, आदिति मॉम ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने हमें राठौड़ मैंशन बुलाया है। आदिति भी आदर्श को खुश देखकर खुश थी क्योंकि आदर्श अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, वो इनको दुखी नहीं देख सकता था। आदिति भी ये बात जानती थी। आदिति आदर्श को बताती है कि आद्विक उसके डैड के पास जा रहा है। आदर्श हाँ में सर हिला देता है और दोनों रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही जया जी आदर्श का कॉल कट कर माया के पास जाती हैं। माया जया जी के सामने दुखी होने की एक्टिंग कर रही थी। जया जी माया के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने आदिति और आदर्श को यहाँ पर बुलाया है। माया अपने मन में बोली, ये बुढ़िया पागल है क्या? ये यहाँ पर बुलाकर क्या करना चाहती है? इसे तो इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहिए था, लेकिन ये तो उस बिच को यहाँ रहने के लिए बुला रही हैं। आदर्श अपनी मॉम को बात बदलते सुनकर हैरान था, लेकिन उसे लगा कि उसकी मॉम ने आदिति एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। आदिति कपड़े पहनकर बाहर आ चुकी थी। आदर्श आदिति को अपनी गोद में उठाकर खुशी से बोला, आदिति मॉम ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने हमें राठौड़ मैंशन बुलाया है। आदिति भी आदर्श को खुश देखकर खुश थी क्योंकि आदर्श अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, वो इनको दुखी नहीं देख सकता था। आदिति भी ये बात जानती थी। आदिति आदर्श को बताती है कि आद्विक उसके डैड के पास जा रहा है। आदर्श हाँ में सर हिला देता है और दोनों रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वही जया जी आदर्श का कॉल कट कर माया के पास जाती हैं। माया जया जी के सामने दुखी होने की एक्टिंग कर रही थी। जया जी माया के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने आदिति और आदर्श को यहाँ पर बुलाया है। माया अपने मन में बोली, ये बुढ़िया पागल है क्या? ये यहाँ पर बुलाकर क्या करना चाहती है? इसे तो इन दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहिए था, लेकिन ये तो उस बिच को यहाँ रहने के लिए बुला रही हैं। माया को किसी को सोच में डूबा देखकर माया के कंधे पर टैप करती है, जिसे माया अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने चेहरे पर एक उदासी लाते हुए जया जी को बोली, लेकिन मॉम आप उसे यह पर क्यों बुला रही हैं? क्या आप उसे ही इस घर की बहू बनाना चाहती हैं? क्या आप मुझे और अपने वारिश को इस घर से निकाल देगी? जया जी माया के चेहरे पर आई उदासी को सच मन लेती है और माया से बोली, ऐसा नहीं है माया, तुम ही मेरे आदि की बीवी बनोगी, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो यह नहीं रहने आ जाता है। आदर्श और उस लड़की को मैंने इसीलिए ही मैंने यह बुलाया है।
ताकि हम दोनों मिलकर उनके रिश्ते में दरार डाल सकते, जिससे तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और वो आदिति नाम की बला भी मेरे बेटे की जिंदगी और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। माया जया जी की बात सुनकर अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो भी आदिति को आदर्श से दूर करना चाहती थी। दोनों अपनी प्लानिंग कर रही थी। वही घर में सभी की पता चल गया था कि आदर्श ने आदिति से शादी कर ली है। सभी खुश थे। जया जी और माया भी सभी को दिखाने के लिए खुश थी। शाम को आदिति और आदर्श राठौड़ मैंशन आते हैं। दादी माँ दोनों को मैन डोर पर रोकती हैं और दोनों की आरती कर उन्हें अंदर लेकर जाती हैं। आदिति सभी के पैर छूती है। सभी फैमिली मेंबर्स वहीं पर थे। आदिति सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी माया आदिति के पास आती है और उसे जबरदस्ती गले से लग जाती है और आदिति के कान में धीरे से बोली, वेलकम टू हेल माई सिस्टर। इतना सुन आदिति माया को अपने से दूर कर देती है। आदर्श आदिति के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों फ्रेश होकर डिनर के लिए आ जाते हैं। आदर्श पहले आ जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। वही माया, जो कि जया जी के पास कुछ बात कर रही थी, वो आदर्श के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। आदर्श से जया जी के बीच 2 चेयर थी। माया जया जी के पास बैठकर आदर्श के पास बैठ जाती है। आदर्श माया को अपने पास बैठा देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। आदिति भी आ जाती है। वो आदर्श को गुस्से में देखकर आंखों से कुछ इशारा कर शांत रहने को बोलती है। आदर्श सभी फैमिली मेंबर्स को एक नज़र देखकर थोड़ा शांत हो जाता है और अपने डिनर करने लगता है। आदिति माया के पास वही चेयर पर बैठ जाती है। जया जी ये देखकर खुश हो जाती है कि उन्होंने डिनर टेबल पर दोनों को साथ बैठने नहीं दिया। ये जया जी का ही प्लेन था। सभी डिनर करते हैं और अपने अपने रूम की तरफ चल देते हैं। आदिति और आदर्श को जाते देखकर जया जी बोली, आदिति बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। आज तुम आदर्श के साथ नहीं, मेरे साथ सोना। सभी जया जी की बात सुनकर हैरान थे। दादी माँ समझ जाती है कि जया क्या करना चाहती है। दादी माँ जया जी के पास आती है और बोली, जया तुम आदिति को अपने पास क्यों सुलाना चाहती हो? जया जी माँ आप भूल गई है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब आपने भी मुझे एक रात अपने पास सुलाया था। दादी माँ बोली, लेकिन जया इनकी शादी को 2 दिन हो चुके हैं और ये अपने पति पत्नी वाले रिश्ते को आगे बढ़ा चुके हैं, इसलिए अब कोई मालताब नहीं बनता है कि आप आदिति को अपने पास सुलाए। जया जी बोली, माँ हम लोग अपनी रस्मों को नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों को बेहश करते देखकर आदिति बोली, कोई बात नहीं दादी माँ, मैं मोम के साथ सो जाती हूँ। जया आदिति की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और दादी माँ आदिति की बात को समझ जाती है कि वो फैमिली को जोड़कर रखना चाहती है, इसलिए वो जया की बात मान रही थीं। दादी माँ आदिति के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप कितनी समझदार हो, और आदिति के माथे पर किस कर वो अपने रूम में चली जाती है। आज जया की इस हरकत से उनका मूड खराब हो गया था। आदर्श आदिति को आंखों से कुछ इशारा कर अपने रूम में चला जाता है। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। जया ने एक रूम को पहले ही साफ करवा दिया था। वो आदिति को उस रूम में लेकर जाती है और बोली, आज तुम्हें यहाँ पर सोना है और हाँ ध्यान रखना कि आदि यहाँ ना आए और नहीं तुम बाहर जाओ। आज की रात तुम दोनों को मिलना नहीं है। अगर तुम लोग मिले तो फिर तुम्हें 1 महीने तक इस रूम में रहना होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। आदिति हाँ में सर हिला देती है और जया जी अपने रूम में चली जाती हैं। जया जी ने आदर्श के इशारे देख लिए थे। वो जानती थी कि आदि इस लड़की के पास जरूर आएगा। वही रूम में आदिति बिस्तर पर लेट जाती हैं और दूसरी तरफ आदर्श भी अपने किंग साइज बेड पर लेटा हुआ था। उसे आदिति की याद आ रही थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे आदिति के पास आने से मना किया था। आदर्श सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 1 बजे आदर्श अपने रूम से निकलकर आदिति जिस रूम में थी उधर चल देता है। वो जानता था कि उसकी मॉम आदिति के साथ नहीं है, क्योंकि उनको अपने बेड के अलावा कहीं भी नींद नहीं आती थी। आदर्श इधर उधर देखकर आदिति के रूम में चला जाता है। आदिति चैन से सो रही थी। आदर्श धीरे से बोला, मेरी नींद उड़ाकर कैसे आराम से सो रही हैं, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। और आदर्श आदिति के पास चला जाता है। दादी माँ आदिति के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप कितनी समझदार हो, और आदिति के माथे पर किस कर वो अपने रूम में चली जाती है।
आज जया की इस हरकत से उनका मूड खराब हो गया था। आदर्श आदिति को आंखों से कुछ इशारा कर अपने रूम में चला जाता है। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। जया ने एक रूम को पहले ही साफ करवा दिया था। वो आदिति को उस रूम में लेकर जाती हैं और बोली, आज तुम्हें यहाँ पर सोना है और हाँ, ध्यान रखना कि आदि यहाँ ना आए और नहीं तुम बाहर जाओ। आज की रात तुम दोनों को मिलना नहीं है। अगर तुम लोग मिले तो फिर तुम्हें 1 महीने तक इस रूम में रहना होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। आदिति हाँ में सर हिला देती है और जया जी अपने रूम में चली जाती हैं। जया जी ने आदर्श के इशारे देख लिए थे। वो जानती थी कि आदि इस लड़की के पास जरूर आएगा। वही रूम में आदिति बिस्तर पर लेट जाती है और दूसरी तरफ आदर्श भी अपने किंग साइज बेड पर लेटा हुआ था। उसे आदिति की याद आ रही थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे आदिति के पास आने से मना किया था। आदर्श सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 1 बजे आदर्श अपने रूम से निकलकर आदिति जिस रूम में थी उधर चल देता है। वो जानता था कि उसकी मॉम आदिति के साथ नहीं है, क्योंकि उनको अपने बेड के अलावा कहीं भी नींद नहीं आती थी। आदर्श इधर उधर देखकर आदिति के रूम में चला जाता है। आदिति चैन से सो रही थी। आदर्श धीरे से बोला, मेरी नींद उड़ाकर कैसे आराम से सो रही हैं, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। और आदर्श आदिति के पास चला जाता है। आदर्श आदिति के साइड में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वही जया जी जो कि आदिति को देखने के लिए उठी थी, वो आदर्श को आते देखकर एक पिलर के पीछे छुप गई थी। वो देखना चाहती थी कि आदर्श इतनी रात को क्या करने आया था। आदर्श को आदिति के रूम की तरफ जाते देखकर जया जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है। जया जी अपने रूम में चली जाती है। वही दूसरी तरफ आदर्श आदिति को अपने करीब कर लेट जाता है। आदिति जो कि गहरी नींद में थी, उसे पता ही नहीं था कि आदर्श उसे पास सोया हुआ है। आदर्श आदिति की गर्दन पर किस करता है और उसके हाथ आदिति की कमर पर चल रहे थे। आदर्श आदिति की साड़ी के पल्लू को हटा देता है और उसके सामने आदिति की गोरी कमर थी। आदर्श धीरे धीरे आदिति की साड़ी को अलग कर रहा था। तभी आदिति की नींद कच्ची हो जाती है और वो अपनी आंखों को हल्का हल्का खोलती है। आदर्श को देखकर आदिति के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आदर्श आदिति को उठा देखकर उसे होठों की तरफ बढ़ जाता है और उन्हें किस करने लग जाता है। आदिति का एक हाथ आदर्श के बालों को सहला रहा था और वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। आदर्श धीरे धीरे आदिति के ब्लाउज को खोल देता है और आदिति की साड़ी को शेपवेयर से निकलने लगता है। अब आदिति आदर्श के सामने एक शेपवेयर और ऊपर अंडरगारमेंट में थी। आदर्श आदिति के अपर वियर को भी निकाल देता है और आदिति के सीने पर किस करने लगता है। तभी आदिति को कुछ ध्यान आता है और वो आदर्श को कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आदर्श आदिति को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। आदर्श हाथ बढ़ाकर आदिति के शेपवेयर को भी हटा देता है और फिर अपने और आदिति के बचे हुए कपड़ों को भी निकाल देता है। आदर्श आदिति के ऊपर आ जाता है और आदिति की आंखों में देखने लग जाता है। आदर्श आदिति के चेहरे पर टेंशन देखकर बोला, क्या हुआ बेबी, तुम टेंस हो? आदिति बोली, आदर्श मॉम ने आज हमें दूर रहने के लिए बोला था। आदर्श बोला, आदिति ऐसा कुछ नहीं है, मॉम तुम्हें मेरे पास नहीं आने देना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी है ताकि हम दोनों दूर रह सकें और वो उस माया को मेरे करीब ला सकें। आदिति बोली, लेकिन आदर्श मुझे मॉम की नरक नहीं करना, क्या तुम मुझसे एक रात दूर नहीं रह सकते हो? आदर्श बोला, आदिति ऐसा नहीं है, लेकिन ये मॉम की एक साजिश है। आदिति बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मॉम की नाराज नहीं करना चाहती हूँ। आदर्श जिसका इतना अच्छा मूड था वो अब खराब होने लगा था। उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लड़की उसकी बात ना मानकर उसकी मॉम के बिछाए जाल में फंस रही थी। आदर्श फिर से बोला, आदिति ऐसा कुछ नहीं है, तुम मॉम की बातों में मत आओ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है और तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। आदिति बोली, आदर्श तुम भी समझो, क्या एक दिन हम लोग अलग नहीं रह सकते हैं? आदिति के बार बार दूर रहने की बात सुनकर आदर्श को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आदिति के ऊपर से उठकर अपने कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। आदिति जानती थी कि आदर्श गुस्से में गया है, लेकिन वो कल उसे माना लेगी। आदिति भी अपने कपड़ों को पहनकर बेड पर लेट जाती है। वही आदर्श गुस्से में अपने रूम में आ जाता है और ड्रॉर से एक सिगरेट निकाल कर पीने लगता है।
आदृश्य को गुस्सा आ रहा था। उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि आदिति के लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। उसकी मॉम के बोलने पर ही आदिति ने उसे रोका था और वो मना करने के बाद भी उसके पास गया। आदर्श यही सब सोच रहा था। कुछ देर बाद वो सो जाता है। सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आदर्श बोला, आदिति ऐसा नहीं है, लेकिन ये मॉम की एक साजिश है। आदिति बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मॉम की नाराज नहीं करना चाहती हूँ। आदर्श जिसका इतना अच्छा मूड था वो अब खराब होने लगा था। उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लड़की उसकी बात ना मानकर उसकी मॉम के बिछाए जाल में फंस रही थी। आदर्श फिर से बोला, आदिति ऐसा कुछ नहीं है, तुम मॉम की बातों में मत आओ, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है और तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। आदिति बोली, आदर्श तुम भी समझो, क्या एक दिन हम लोग अलग नहीं रह सकते हैं। आदिति के बार बार दूर रहने की बात सुनकर आदर्श को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आदिति के ऊपर से उठकर अपने कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। आदिति जानती थी कि आदर्श गुस्से में गया है, लेकिन वो कल उसे माना लेगी। आदिति भी अपने कपड़ों को पहनकर बेड पर लेट जाती है। वही आदर्श गुस्से में अपने रूम में आ जाता है और ड्रॉर से एक सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। आदर्श को गुस्सा आ रहा था। उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि आदिति के लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। उसकी मॉम के बोलने पर ही आदिति ने उसे रोका था और वो मना करने के बाद भी उसके पास गया। आदर्श यही सब सोच रहा था। कुछ देर बाद वो सो जाता है। सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आदर्श भी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। वही आदिति भी रेडी होकर आ जाती है। जया जी आदिति को आते हुए देखती है। फिर आदर्श को जो आदिति को देखने लग जाता है। दोनों को देखकर जया जी एक डेविल स्माइल के साथ बोली, आदि आप कब से नींद में चलने लगे हो। आदर्श अपनी मॉम की बात सुनकर समझ जाता है कि उसकी मॉम ने उसे कल रात आदिति के रूम में जाते हुए देख लिया था। आदर्श बोला, वो मॉम, मुझे आदिति से कुछ काम था। जया जी आदर्श का जवाब सुनकर बोली, रात के 1 बजे तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया था जो तुम्हें इतनी रात को उठकर आना पड़ा। बेटा, क्या वो काम सुबह नहीं हो सकता था। आदर्श कुछ नहीं बोला। वही आदिति भी शर्मिंदा थी। वो जानती थी कि अगर किसी ने आदर्श को देख लिया होगा तो सुबह उसे इसी शर्मिंदगी को झेलना पड़ेगा। जया जी आदिति को ताना कसते हुए बोली, आदिति क्या तुम आदर्श को मिलने से रोक नहीं सकती थी। ऐसे क्या काम आ गया था जो रात को ही होता। मैंने तुम्हें एक रात आदर्श से दूर रहने को बोला था, लेकिन तुमसे एक रात भी रुका नहीं गया। अब आगे ध्यान है ना, क्या करना है। आदिति शर्म से सर झुकाए ही हाँ में सर हिला देती है। वही आदर्श अपनी मॉम को आदिति को डांटते देखकर बोला, मॉम इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही इसके रूम में गया था और आदिति को फोन भी मेरे पास ही थी। जया जी समझ जाती है कि अब उसे प्यार से काम लेना होगा। जया जी अपनी गुस्से वाली टोन को बदलकर प्यार से बोली, आदर्श मुझे नहीं पता था, लेकिन बेटा अब रस्में तो रस्में होती हैं, उनको तो हम झुठला नहीं सकते हैं। इसलिए अब आदिति को उसी रूम में पूरे 1 मंथ रहना होगा। आदर्श ये सुनकर बोला, नो मॉम, ऐसा नहीं हो सकता है। जया जी बोली, लेकिन आदर्श बहुत समय से यही चलते आ रहा है। इस बार दादी माँ बोली, जया वो सब पहले होता था, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। और रही बात रस्म की, तो तुम भी तो राघवेंद्र से मिलने गई थी, हमने ये देख लिया था, लेकिन हमने इस बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाया था। जया जी ये सुनकर चुप हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उस रात दादी माँ ने उसे देख लिया था। दादाजी बोले, जया बेटा आप क्या इस बच्ची की परीक्षा ले रही हैं। हम जानते हैं कि आपको ये पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप अपने बेटे की खुशी नहीं चाहती हैं। जया जी बिल्कुल चुप हो जाती हैं। दादाजी की बात सुनकर आदर्श के डैड बोले, पापा सही बोल रहे हैं, जया आप एक बार आदिति को समझने की कोशिश तो करिए। जया जी हाँ में सर हिला देती हैं। वही माया जिसे सभी पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसका बना बनाया खेल बिगाड़ रहे थे। माया का अगर बस चले तो वो आदिति की तारीफ करने वाले को गोली मार दे। माया अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपना ब्रेकफास्ट करती हैं। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आदिति और आदर्श दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। वही माया गुस्से से तमतमाते हुए अपने रूम में चली जाती है। जया जी जानती थी कि माया को गुस्सा आ रहा था, इसलिए जया जी भी माया के पीछे उसके रूम में आ जाती है।
वही माया को पता चल गया था कि जया उसके रूम में आ रही हैं। माया अपनी आंखों पर पानी लगा लेती है और बेड पर दुखी होकर बैठ जाती है। जया जी माया के रूम में आती हैं और माया की आंखों में आंसू देखकर माया को गले लगाते हुए बोली, माया रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माया रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, मॉम सभी उस आदिति को पसंद करते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं इस घर की बहू बनूं। मॉम अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। जया जी बोली, माया ऐसा नहीं है, मैं अपने आदि की शादी तुमसे ही करवाना चाहती हूँ। लेकिन बेटा इन सब में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए तुम्हें आदिति को इस घर से निकालने में और उन दोनों को अलग करने में मेरी मदद करनी होगी। माया उदासी से बोली, मॉम मैं आपके साथ हूँ। दादाजी की बात सुनकर आदर्श के डैड बोले, पापा सही बोल रहे हैं, जया आप एक बार आदिति को समझने की कोशिश तो करिए। जया जी हाँ में सर हिला देती हैं। वही माया जिसे सभी पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसका बना बनाया खेल बिगाड़ रहे थे। माया का अगर बस चले तो वो आदिति की तारीफ करने वाले को गोली मार दे। माया अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपना ब्रेकफास्ट करती हैं। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आदिति और आदर्श दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। वही माया गुस्से से तमतमाते हुए अपने रूम में चली जाती है। जया जी जानती थी कि माया को गुस्सा आ रहा था, इसलिए जया जी भी माया के पीछे उसके रूम में आ जाती है। वही माया को पता चल गया था कि जया उसके रूम में आ रही हैं। माया अपनी आंखों पर पानी लगा लेती है और बेड पर दुखी होकर बैठ जाती है। जया जी माया के रूम में आती हैं और माया की आंखों में आंसू देखकर माया को गले लगाते हुए बोली, माया रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माया रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, मॉम सभी उस आदिति को पसंद करते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं इस घर की बहू बनूं। मॉम अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। जया जी बोली, माया ऐसा नहीं है, मैं अपने आदि की शादी तुमसे ही करवाना चाहती हूँ। लेकिन बेटा इन सब में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए तुम्हें आदिति को इस घर से निकालने में और उन दोनों को अलग करने में मेरी मदद करनी होगी। माया उदासी से बोली, मॉम मैं आपके साथ हूँ। वही आदिति और आदर्श एक ही कार से जा रहे थे क्योंकि आदिति का ऑफिस रास्ते में ही पड़ता था और आदर्श को कुछ टाइम मिल जाता आदिति के साथ, इसलिए दोनों साथ जा रहे थे। आदर्श फोन पर किसी से बात कर रहा था और आदिति लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। आदर्श कॉल खत्म कर कार में पार्टीशन को लगा देता है और आदिति की कमर में हाथ डालकर उसके लैपटॉप को बंद कर एक तरफ कर देता है और आदिति को अपनी गोद में बिठा लेता है और आदिति के लिप्स की तरफ बढ़ने लगा जाता है। आदिति आदर्श को रोकते हुए बोली, यहाँ नहीं, ड्राइवर सुन लेगा। आदर्श आदिति के हाथ को हटाकर बोला, कोई नहीं सुनेगा तो क्या सोचेगा, तुम मुझे किस करने दो। और आदर्श आदिति के लिप्स पर किस करने लग जाता है। आदर्श काफी धीरे धीरे आदिति को किस कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उनके प्राइवेट मूवमेंट की आवाजें सुने। आदर्श आदिति को किस करते हुए उसकी कमर को सहला भी रहा था। वही आदिति के हाथ आदर्श की गर्दन में थे। दोनों ही इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे कि तभी उनकी कार को कोई कार टक्कर मारी है। वो कार बार बार आदर्श की कार को हिट कर रही थी, जिसे इनकी कार एक पेड़ से जा लगती है, जिसे दोनों अलग हो जाते हैं और आदिति का सर विंडो से जा लगता है और उसके सर से खून निकलने लगा जाता है। वही आदर्श को भी काफी चोट आई थी, वो भी बेहोश हो चुका था। आदर्श की कार को काफी जोर से टक्कर लगी थी। उनकी कार को टक्कर देने वाली कार भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, लेकिन उसमें बैठे हुए इंसान को चोट नहीं लगी थी। वो आदमी कार से निकलकर बाहर आता है और आदर्श की कार को देखता है। आदर्श अपने आप को बेहोश पड़ने से रोक रहा था, उसकी आंखें हल्की हल्की खुली हुई थी। वो देख रहा था कि कोई आदमी कार से निकलकर उनकी कार के पास आ रहा था। आदर्श को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि चोट लगने से उस पर बेहोशी हावी हो रही थी। आदर्श के काफी कोशिश करने के बाद भी वो बेहोश हो जाता है। ये कोई और नहीं शिव्यांश था। वो आदर्श की कार के पास जैसे ही जाता है तभी उसे कुछ कार्स के आने की आवाज आती है। शिव्यांश अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। शिव्यांश के जाने के कुछ देर बाद ही आदर्श के सभी बॉडीगार्ड आ जाते हैं। ये थोड़ी सुनसान जगह थी। गार्ड आदर्श की कार से थोड़ा पीछे थे, इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया। वही गार्ड्स आदिति और आदर्श को कार से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
और दूसरी कार से ड्राइवर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उनकी कार कुछ ही देर में हॉस्पिटल आ जाती है। आदिति को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं क्योंकि आदिति के सर पर काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसके सर से खून निकल रहा था। आदर्श को भी ड्रेसिंग के लिए लेकर जाते हैं। वही राठौड़ मैंशन में भी सभी को पता चल गया था कि आदर्श की कार का एक्सीडेंट हो गया है और आदर्श और आदिति को काफी ज्यादा चोट लगी है। वही जया जी ये सुनकर बेहोश हो जाती हैं। सभी जया जी को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और उन्हें भी एक रूम में एडमिट कर देते हैं। आदिति के डैड राकेश जी को भी पता चल जाता है कि आदिति और आदर्श का एक्सीडेंट हो गया है। राकेश जी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये न्यूज़ हर जगह फैल गई थी कि राठौड़ इंडस्ट्री के सीईओ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी हालत गंभीर है। कंपनी के शेयर्स गिरने लगे थे। आदर्श के डैड और दादाजी दोनों कंपनी में लगे हुए थे। लगभग 2 दिन बाद आदर्श को होश आया। आदर्श को होश में देखकर डॉक्टर उन्हीं फैमिली को उनसे मिलने के लिए बोलते हैं। वहीं आदिति का ऑपरेशन हो चुका था लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। आदर्श के आदमी उस कार को तलाश रहे थे जिसने उनके बॉस की कार को टक्कर मारी थी। सभी अपने अपने में लगे हुए थे। वहीं आदर्श को जैसे ही होश आया उसे पहले तो समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, लेकिन फिर उसे सब याद आ गया और वो आदिति के बारे में पूछने लगा लेकिन सभी उसकी बात को टाल देते। आदर्श से अब रहा नहीं गया और वो अपनी जगह से उठकर आदिति के पास जाने के लिए निकल गया। वही राठौड़ मैंशन में भी सभी को पता चल गया था कि आदर्श की कार का एक्सीडेंट हो गया है और आदर्श और आदिति को काफी ज्यादा चोट लगी है। वही जया जी ये सुनकर बेहोश हो जाती हैं। सभी जया जी को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और उन्हें भी एक रूम में एडमिट कर देते हैं। आदिति के डैड राकेश जी को भी पता चल जाता है कि आदिति और आदर्श का एक्सीडेंट हो गया है। राकेश जी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये न्यूज़ हर जगह फैल गई थी कि राठौड़ इंडस्ट्री के सीईओ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी हालत गंभीर है। कंपनी के शेयर्स गिरने लगे थे। आदर्श के डैड और दादाजी दोनों कंपनी में लगे हुए थे। लगभग 2 दिन बाद आदर्श को होश आया। आदर्श को होश में देखकर डॉक्टर उन्हीं फैमिली को उनसे मिलने के लिए बोलते हैं। वहीं आदिति का ऑपरेशन हो चुका था लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। आदर्श के आदमी उस कार को तलाश रहे थे जिसने उनके बॉस की कार को टक्कर मारी थी। सभी अपने अपने में लगे हुए थे। वहीं आदर्श को जैसे ही होश आया उसे पहले तो समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, लेकिन फिर उसे सब याद आ गया और वो आदिति के बारे में पूछने लगा लेकिन सभी उसकी बात को टाल देते। आदर्श से अब रहा नहीं गया और वो अपनी जगह से उठकर आदिति के पास जाने के लिए निकल गया। जया जी आदर्श के रूम के बाहर बैठी हुई थी। वो आदर्श को रूम से निकलते देखकर आदर्श के पास आती है और आदर्श को बोली, आदि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? वो ठीक है, आपको चोट लगी है। लेकिन आदर्श रुकता नहीं है और आदिति के रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, मॉम मुझे आदिति को देखना है। जया जी जानती थी कि आदर्श कितना ज्यादा जिद्दी है। वो जब तक अपने मन का नहीं कर लेता है तब तक किसी की नहीं सुनता है। जया जी भी आदर्श के साथ आदिति के रूम में चली जाती है। उन्हें डर था कि कहीं आदर्श वीकनेस की वजह से गिर न जाए। आदर्श आदिति के वार्ड में आता है और आदिति को मशीनों से घिरे देखकर उसका दिल धक से रह जाता है। वही आदिति के हॉस्पिटल बेड के पास राकेश जी बैठे हुए थे। किसी के कदमों की आहट से राकेश जी पीछे देखते हैं। आदर्श को देखकर राकेश जी का सब्र टूट जाता है और आदर्श के सामने रोने लगा जाते हैं। आदर्श राकेश जी के लिए उनके बेटे जैसा है। आदर्श राकेश जी को गले से लगाते हुए बोला, डैड आदिति ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। आदिति को इस हालत में देखकर दुख तो आदर्श को भी हो रहा था लेकिन वो रो नहीं सकता था क्योंकि उसे आदिति की फैमिली को संभालना था। आदिति के डैड को, मीरा को और आद्विक को आदर्श को राकेश जी के साथ बात करते देखकर जया एक नज़र आदिति को देखकर खुश हो जाती है जिसे वो अपने बेटे की जिंदगी और अपने घर से निकालने की प्लानिंग कर रही थी। वो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जया जी वहां से चली जाती हैं। आदर्श को कुछ देर आदिति के पास छोड़कर राकेश जी भी चले जाते हैं। आदर्श आदिति के पास बैठ जाता है। आदिति के सर पर एक मोटी सी पट्टी बंधी हुई थी और आदिति के चेहरे पर भी काफी चोट के निशान थे और उसके हाथों पैरों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। आदिति की ऐसी हालत आदर्श को बहुत ज्यादा दुख दे रही थी। आदर्श की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं।
वही ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत जाता है। लेकिन आदिति को बिल्कुल भी होश नहीं आया था। डॉक्टर्स का कहा था कि आदिति कोमा में चली गई है, अब उन्हें होश में आने में कितना टाइम लगेगा ये वो भी नहीं बता सकते हैं। आदर्श इस 1 महीने तक आदिति के पास ही रहा। वो यहीं से अपने सभी काम करता और आदिति की कंपनी को भी मीरा और आदर्श संभाल रहे थे। आदर्श आदिति को उसकी कंपनी की सक्सेस के बारे में पता था। आदिति, आज तुम्हारा कंपनी को बेस्ट कंपनी होने का अवार्ड मिलेगा। आदर्श अपने मन की सभी बातें आदिति को बताता था। वही मीरा आदिति के बनाए हुए डिजाइन को दुनिया के सामने लेकर आ रही थी, जिन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था। आदिति को कोमा में गए हुए 6 महीने हो गए थे। आदर्श आदिति को अब अपने ग्रे वैली वाले घर लेकर आ गया था। आद्विक भी वहीं पर ही रहता था। मीरा और राकेश जी भी वहीं पर ही रहते थे। आदर्श के ना होने पर सब आदिति को बहुत ध्यान रखते थे। आदर्श आदिति की बहुत केयर करता था। आदर्श आदिति को टाइम से मेडिसिन देना, उसे स्पंज बाथ देना, आदिति के कपड़े चेंज करना, आदिति को टाइम से डॉक्टर का बताया हुआ खाना देना। आदर्श आदिति की केयर में अपने आप को भूल गया। वही उसे राठौड़ मैंशन गए हुए लगभग 1 साल हो गया था। एक दिन आदर्श आदिति के पास बैठे हुए काम कर रहा था, तभी उसे आदिति की उंगली हिलते हुए दिखी। आदर्श को लगा शायद से ये उसका वहम है, क्योंकि आदर्श को ऐसे वहम काफी बार होते हुए उसे कभी कभी तो लगता कि आदिति उसे आवाज लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। आदर्श फिर से अपने काम में लग जाता है। आदिति की पलकें हिलती है और आदिति फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खुलती है। आदिति को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर फिर से खोलती है तो वो देखती है कि कोई उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन वो कौन है आदिति को ये पता नहीं चल रहा था। आदिति कुछ बोलने की कोशिश करती है। तुम ना कौन हो? आदिति की आवाज सुनकर आदर्श आदिति को देखता है। आदिति को होश में देखकर आदर्श आदिति को अपने गले से लगा लेता है और फिर आदिति के माथे, आंखों, उसके गालों और होठों पर किस करते हुए बोला, तुम होश में आ गई। आदिति खुशी से आदर्श की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आदर्श आदिति को अपने सीने से लगाते हुए उसके सर पर किस करता है और बोला, तुम ठीक हो? आदिति वही आदर्श की आवाज सुनकर मीरा, आद्विक और राकेश जी सभी आदिति के रूम में आ जाते हैं। आदर्श आदिति की बहुत केयर करता था। आदर्श आदिति को टाइम से मेडिसिन देना, उसे स्पंज बाथ देना, आदिति के कपड़े चेंज करना, आदिति को टाइम से डॉक्टर का बताया हुआ खाना देना। आदर्श आदिति की केयर में अपने आप को भूल गया। वही उसे राठौड़ मैंशन गए हुए लगभग 1 साल हो गया था। एक दिन आदर्श आदिति के पास बैठे हुए काम कर रहा था, तभी उसे आदिति की उंगली हिलते हुए दिखी। आदर्श को लगा शायद से ये उसका वहम है, क्योंकि आदर्श को ऐसे वहम काफी बार होते हुए उसे कभी कभी तो लगता कि आदिति उसे आवाज लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। आदर्श फिर से अपने काम में लग जाता है। आदिति की पलकें हिलती है और आदिति फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खुलती है। आदिति को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर फिर से खोलती है तो वो देखती है कि कोई उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन वो कौन है आदिति को ये पता नहीं चल रहा था। आदिति कुछ बोलने की कोशिश करती है। तुम ना कौन हो? आदिति की आवाज सुनकर आदर्श आदिति को देखता है। आदिति को होश में देखकर आदर्श आदिति को अपने गले से लगा लेता है और फिर आदिति के माथे, आंखों, उसके गालों और होठों पर किस करते हुए बोला, तुम होश में आ गई। आदिति खुशी से आदर्श की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आदर्श आदिति को अपने सीने से लगाते हुए उसके सर पर किस करता है और बोला, तुम ठीक हो? आदिति वही आदर्श की आवाज सुनकर मीरा, आद्विक और राकेश जी सभी आदिति के रूम में आ जाते हैं और आदिति को होश में देखकर सभी खुश थे। वही आदिति आदर्श को अनजान नजरों से देख रही थी। इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। राकेश जी को देखकर आदिति राकेश जी को बोली, पापा। राकेश जी की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी पूरे 1 साल बाद कोमा से बाहर आई थी। राकेश जी आदिति के पास जाते हैं और आदर्श आदिति से थोड़ा दूर हो जाता है। वही मीरा और आद्विक भी आदिति के पास जाते हैं। आदिति किसी छोटे बच्चे को अपने पास देखकर हैरान थी। आदिति बोली, डैड ये बच्चा कौन है? ये सुनकर राकेश जी बोली, आदि क्या आप इसे नहीं पहचानती?
आदिति ना मैं गर्दन हिला देती है। राकेश जी मीरा से आद्विक को ले जाने के लिए बोलती है। मीरा भी समझ जाती है। वो आद्विक को बोली बेटा चलो मम्मा के लिए खाना लेकर आते हैं। आद्विक मीरा के साथ चला जाता है। राकेश जी आदिति से बोले आदिति बेटा क्या आप आद्विक को नहीं पहचानती है? आदिति ना में सर हिला देती है। राकेश जी आदृश्य की तरफ इशारा करते हैं जो कि ने कुछ दूर सोफे पर बैठा हुआ था। क्या आप उसे जानती है? आदिति बोली नहीं पापा मुझे भी पता वो कौन है। ये सुनकर राकेश जी को एक शौक लगता है क्योंकि आदिति अपनी यादाश्त भूल चुकी थी। राकेश जी आदिति को बोले आदिति तुम रेस्ट करो मैं अभी आता हूँ और आदृश्य को अपने साथ आने को बोलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। राकेश जी सोच रहे थे कि ये बात वो आदृश्य को कैसे बताए, लेकिन ये उसे बताना तो होगा ही, इसलिए राकेश जी अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर आदृश्य को बताते हैं कि आदिति अपनी यादाश्त भूल चुकी है। उसे बस मेरे और मीरा के अलावा और किसी के बारे में कुछ याद नहीं है। आदृश्य को ये सुनकर एक धक्का लगता है। राकेश जी आदृश्य को शोक में देखकर बोले तुम टेंशन मत लो, क्या पता आदिति 1 साल बाद कोमा से बाहर आई है इसलिए उसे कुछ याद न हो। हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ये बोल वो डॉक्टर को कॉल करते हैं। वही आदृश्य शोक से सोफे पर बैठ जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदिति को वो याद नहीं है। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं और आदिति को चेक करते हैं। डॉक्टर आदिति से कुछ सवाल पूछकर बताते हैं कि मिस्टर कपूर आपका अंदाजा ठीक था। मिसेस राठौड़ को पिछले 7 सालों का कुछ भी याद नहीं है। वो 7 साल पहले की जिंदगी जी रही हैं। आप सभी को उनको कोई ऐसी बात नहीं बतानी है जिसे उनके दिमाग पर असर हो और वो फिर से कोमा में चली जाए। राकेश जी और आदर्श डॉक्टर की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वही आदिति आराम से सो रही थी क्योंकि कोमा से बाहर आने के बाद आदिति की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वही मीरा आद्विक को उसके रूम में लेकर चली गई थी। वही आद्विक जो काफी ज्यादा समझदार था वो मीरा से बोला मासी मम्मा ने मुझसे एक बार भी बात क्यों नहीं की। मीरा आद्विक को समझाते हुए बोली आद्विक आपकी मम्मा अभी कोमा से बाहर आई है और अभी उन्हें रेस्ट की जरूरत है क्योंकि कोमा में रहने से उनकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो गई थी। मीरा के समझाने पर आद्विक मीरा की बात समझकर हाँ में सर हिला देता है। आद्विक को मानते देखकर मीरा एक चैन की सांस लेती है और एक मैड से बोलकर आद्विक के लिए डिनर मंगवा लेती है। वही आदृश्य डॉक्टर से बात करने के बाद आदिति के रूम में आ जाता है जहां पर आदिति आराम से सो रही थी। आदृश्य आदिति के पास बैठ जाता है। आदृश्य का दिल टूट गया था जब उसने आदिति के मुंह से ये सुना था को वो कौन है। आदृश्य आदिति के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे चूम लेता है। वही राकेश जी आदृश्य और आदिति को देख रहे थे। उन्हें आदृश्य की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। आदृश्य कुछ देर में अपने रूम में चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आदिति उसे इस रूम में सोए हुए देखकर उसे सवाल करने लग जाए। आदृश्य आदिति को सच बता नहीं सकता था। सभी अपने अपने रूम में सो रहे थे। सभी कुछ न कुछ सोचते हुए सो जाते हैं। वही रात को लगभग 2 बजे आदिति एक सपना आता है जिसमें वो किसी के साथ कार में थी और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर आदिति जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। मीरा आद्विक को समझाते हुए बोली आद्विक आपकी मम्मा अभी कोमा से बाहर आई है और अभी उन्हें रेस्ट की जरूरत है क्योंकि कोमा में रहने से उनकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो गई थी। मीरा के समझाने पर आद्विक मीरा की बात समझकर हाँ में सर हिला देता है। आद्विक को मानते देखकर मीरा एक चैन की सांस लेती है और एक मैड से बोलकर आद्विक के लिए डिनर मंगवा लेती है। वही आदृश्य डॉक्टर से बात करने के बाद आदिति के रूम में आ जाता है जहां पर आदिति आराम से सो रही थी। आदृश्य आदिति के पास बैठ जाता है। आदृश्य का दिल टूट गया था जब उसने आदिति के मुंह से ये सुना था को वो कौन है। आदृश्य आदिति के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे चूम लेता है। वही राकेश जी आदृश्य और आदिति को देख रहे थे। उन्हें आदृश्य की हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। आदृश्य कुछ देर में अपने रूम में चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आदिति उसे इस रूम में सोए हुए देखकर उसे सवाल करने लग जाए। आदृश्य आदिति को सच बता नहीं सकता था। सभी अपने अपने रूम में सो रहे थे। सभी कुछ न कुछ सोचते हुए सो जाते हैं। वही रात को लगभग 2 बजे आदिति एक सपना आता है जिसमें वो किसी के साथ कार में थी और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर आदिति जोर से चिल्लाकर उठ जाती है।
वही आदिति के रूम के पास वाले रूम में आदर्श सो रहा था। आदिति की चीख सुनकर आदर्श आदिति के रूम में आता है और आदिति को पसीने से लथपथ देखकर आदिति के पास बैठकर उसे अपने गले से लगा लेता है। वही आदिति भी काफी डरी हुई थी, इसलिए वो भी आदर्श के गले से लग जाती है। आदर्श आदिति के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, आदिति कोई बुरा सपना देखा तुमने? आदिति वैसे ही आदर्श की बाहों में सरहा में हिला देती है। आदर्श के बाहों में लेने से अब आदिति थोड़ा शांत हो गई थी, क्योंकि उसे सपने में दिखा कि उसने किसी अपने को खो दिया था, लेकिन उसे उसका चेहरा नहीं दिखा। आदिति यही सब सोचकर आदर्श की बाहों में सो जाती है। आदर्श भी आदिति के साथ ही सो जाता है। वही दोनों एक दूसरे की बाहों में बड़े ही चैन से सो रहे थे। सुबह आदर्श की आंखें पहले खुल जाती हैं और वो आदिति को अपने साथ सोया देखकर स्माइल करने लग जाता है। आदर्श आदिति के चेहरे को देख ही रहा था कि आदर्श की नज़र आदिति के होठों पर जाती है। आदिति के होठ चेरी जैसे रेड थे। आदिति के होठों को देखकर आदर्श का मन होता है कि वो उन्हें किस कर ले। आदर्श आदिति के होठों की तरफ बढ़ जाता है। वही आदिति जो कि हल्की नींद में थी, वो अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस करती है और किसी की परसेंस फिल कर अपनी आंखें खोल देती है। आदिति की आंखों के सामने आदर्श का चेहरा था। वही उसकी आंखें आदर्श की आंखों से जा मिलती हैं, जो कि उसके काफी ज्यादा करीब लेटा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। वहीं आदर्श आदिति के थोड़ा करीब होकर आदिति के होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिसे दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं और दोनों उस किस में खो जाते हैं। आदिति भी आदर्श का साथ दे रही थी। भले ही वो आदर्श को भूल गई, लेकिन उसके दिल में आदर्श अभी भी था। आदर्श आदिति को किस कर रहा था, वही आदिति भी उसका साथ दे रही थी। आदिति को आदर्श का टच जाना पहचाना लग रहा था। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि मीरा बिना डोर नॉक किए अंदर आ जाती है और अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती हैं। वही किसी के डोर ओपन करने से आदिति और आदर्श दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं और डोर की तरफ देखते हैं, जहां पर मीरा दोनों को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि जहां तक उसे पता था आदिति की यादाश्त चली गई है और वो आदर्श को भूल गई है। लेकिन ये क्या हो रहा था? मीरा को अपनी सोच में गुम देखकर आदिति मीरा के पास आते हुए बोली, मीरा तुम यहाँ? मीरा आदिति की आवाज से होश में आती है और फिर से बोली, मैंने कुछ भी देखा, और जाने लगती हैं। आदिति मीरा के हाथ को पकड़ उसे बालकनी में लेकर जाती हैं और मीरा से बोली, मीरा जो कुछ भी तुमने देखा वैसा कुछ नहीं था। मीरा आदिति को चिढ़ाते हुए बोली, आदिति मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता ही तुम दोनों क्या कर रहे थे और इसके आगे क्या क्या और होने वाला था। आदिति मीरा की इतनी बेशर्मी की बात सुनकर मीरा के कंधे पर मारते हुए बोली, तू कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गई है। मीरा आदिति के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, ये बेशर्मी नहीं, ये तो रोमांस होता है। तू यहाँ पर क्यों है? मिस्टर राठौड़ के पास जा। आदिति बोली, मीरा मुझसे ये गलती से हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। मेरा दिमाग मिस्टर राठौड़ को अपने से दूर कर रहा था, लेकिन दिल उन्हें दूर करने को तैयार नहीं था। मीरा आदिति की बात सुनकर अपने मन में बोली, आदिति भले ही तुम आदर्श को भूल गई हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी आदर्श ही है। दोनों कुछ देर बात करती है और मीरा आदिति के रूम से चली जाती है। वही आदर्श भी अपने रूम में जा चुका था। आदिति अपने रूम में वापस आती है और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। आदिति को आज अच्छा फील हो रहा था, आज उसे कल वाली वीकनेस फील नहीं हो रही थी। वही आदर्श भी फ्रेश होकर बाहर आता है, तभी उसके फोन पर रोहित का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए उसके विला आ रहा था। वही कुछ देर में रोहित आदर्श के घर आ जाता है और सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। वही मीरा जो कि अपने रूम से आ रही थी, वो जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आती है तो उसकी नज़र वही बैठे रोहित पर जाती है, जिसे देख वो अपने आप से बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है। वही रोहित की नज़र भी मीरा के ऊपर जाती है